बॉलीवुड के एक सुपरस्टार हैं सलमान खान और उनकी एक आने वाली फिल्म है बैटल ऑफ गलवान। फिल्म का सिर्फ ट्रेलर आया है और उसने भारत और चीन के बीच एक कह सकते हैं कि एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हमारे पास आरएमएन स्टार्स का एक लेख है और हम उसी के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक फिल्म का ट्रेलर कैसे कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और घरेलू राजनीति दोनों में इतनी बड़ी बहस छेड़ सकता है। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि विवाद क्या है, बल्कि इसकी अलग अलग परतों को खोलना है। क्योंकि ये मामला ऊपर से जितना सीधा दिखता है, अंदर से उतना ही उलझा हुआ है। एक तरफ चीन की तीखी प्रतिक्रिया है, दूसरी तरफ भारत सरकार का बचाव, और इन सब के बीच भारत के अंदर से ही एक बहुत गंभीर आलोचना की आवाज भी उठ रही है। तो ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, ये सिनेमा, राजनीति और राष्ट्रवाद के उस उलझे हुए रिश्ते की कहानी है जिसे समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसी उलझे हुए रिश्ते को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो फिल्म पर ही आते हैं। बैटल ऑफ गलवान अप्रैल 2026 में रिलीज होनी है। ये 2020 की उस हिंसक झड़प पर आधारित है जिसमें हमारे 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे और इसमें सलमान खान कर्नल बिक्कूमला संतोष बाबू की भूमिका निभा रहे हैं। अब सलमान खान का नाम जुड़ने से ही कोई भी प्रोजेक्ट रातों रात बड़ा हो जाता है ना। हाँ, और यही बात इस मामले को और भी दिलचस्प बना देती है। देखिए, लेख में एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि चीन के जो दर्शक हैं, वो सलमान खान को जानते हैं। उनकी एक फिल्म थी बजरंगी भाईजान, वो वहाँ काफी लोकप्रिय हुई थी। लेकिन साथ ही वहाँ के सोशल मीडिया पर अक्सर उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। अच्छा, किस बात को लेकर? उनकी अजय मतलब इनविंसिबल भूमिकाओं को लेकर चीनी दर्शकों को लगता है कि उनकी फिल्मों की कहानियां अक्सर बहुत सरल होती हैं और विजुअल इफेक्ट्स कुछ ज्यादा ही अतिरंजित मतलब एग्जैजरेटेड होते हैं। एक ऐसा हीरो जो कुछ भी कर सकता है और कभी हारता नहीं। अब आप इस बनी बनाई छवि को इस फिल्म के संदर्भ में रखकर देखिए। समझ गया। तो जब वही लार्जर देन लाइफ हीरो एक असली सैन्य संघर्ष के नायक की भूमिका निभाता है, तो चीनी दर्शकों के लिए ये सच्चाई कम और भारतीय प्रोपेगेंडा ज्यादा लगता है। हाँ, वो इसे पहले से ही शक की नजर से देख रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उनके लिए ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि उसी अतिरंजित भारतीय नैरेटिव का एक और उदाहरण है। और ये जो पहले से बनी हुई धारणा है, शायद यही उनकी इतनी तेज प्रतिक्रिया का एक बड़ा कारण हो सकती है। तो ये तो हुई छवि की बात, पर जब ट्रेलर आया तो आधिकारिक तौर पर चीन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? क्योंकि यहाँ बात सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं है, बल्कि सरकारों की है। और यहीं से मामला आप कह सकते हैं गंभीर होना शुरू होता है। ट्रेलर रिलीज होते ही चीन का जो सरकारी मीडिया है, ग्लोबल टाइम्स, वो पूरी तरह से हमलावर हो गया। उन्होंने सीधे तौर पर फिल्म पर ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने का आरोप लगाया। ये सिर्फ एक फिल्म की समीक्षा नहीं थी, ये एक राजनीतिक बयान था। मतलब उन्होंने इसे मनोरंजन की तरह देखा ही नहीं। बिल्कुल नहीं। लेख में एक चीनी विशेषज्ञ का सीधा उद्धरण भी है जो इस बात को और साफ करता है। वो कहते हैं कि सिनेमा की कोई भी अतिशयोक्ति इतिहास को फिर से नहीं लिख सकती। इस बयान की भाषा पर ध्यान दीजिए। इतिहास को फिर से लिखना, ये शब्द बताते हैं कि वो इसे अपने राष्ट्रीय सम्मान और अपनी ऐतिहासिक सच्चाई पर एक हमले के रूप में देख रहे हैं। चीन का गुस्सा तो समझ आता है, वो इसे अपने राष्ट्रीय सम्मान पर हमले की तरह देख रहे हैं। लेकिन भारत में क्या इसे लेकर सब एकमत हैं, या कहानी यहाँ और भी ज्यादा उलझी हुई है? यहीं पर ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। भारत में प्रतिक्रिया बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है। यहाँ दो दो बिल्कुल विपरीत खेमे बन गए हैं। एक तरफ है भारत सरकार। लेख के अनुसार सरकार की तरफ से बयान आया कि ये कलात्मक स्वतंत्रता का मामला है। उनका कहना है कि फिल्म निर्माताओं को अपनी बात कहने का, अपनी कहानी दिखाने का पूरा अधिकार है। कलात्मक स्वतंत्रता, ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड और सुरक्षित जवाब लगता है ना। लेकिन क्या मामला इतना सीधा है? क्योंकि आलोचकों का नजरिया तो कुछ और ही कहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आपने। दूसरा खेमा भारत के अंदर के ही आलोचकों का है जो सरकार के इस कलात्मक स्वतंत्रता वाले तर्क को सिरे से खारिज करते हैं। लेख बताता है कि वे इसे सिनेमाई प्रचार या सिनेमैटिक प्रोपेगेंडा का एक बेशर्म उदाहरण मान रहे हैं। उनके लिए ये कला नहीं, बल्कि राजनीति है। प्रोपेगेंडा, ये एक बहुत भारी शब्द है। लेख के मुताबिक आलोचक इसे सिर्फ एक देशभक्ति फिल्म से ज्यादा खतरनाक क्यों मान रहे हैं? उनका आरोप बहुत सीधा और बहुत गंभीर है।
लेख में मौजूद आलोचकों के अनुसार इस फिल्म का असली उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को चमकाने के लिए भारतीय जीत के झूठ को फैलाना है। वे फिल्म में दिखाए जा रहे वीरता के नैरेटिव की तुलना जमीनी हकीकत से करते हैं और यहीं पर विवाद की असली जड़ है। जमीनी हकीकत, उससे उनका क्या मतलब है? लेख इस बारे में क्या कहता है? लेख में आलोचकों के हवाले से ये दावा किया गया है कि मोदी सरकार ने इस तथ्य को दब्बूपन से मतलब शीपिशली नजरअंदाज किया है कि चीन अभी भी लद्दाख में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। तो एक तरफ फिल्म में गलवान के संघर्ष को एक हीरोइक जीत की तरह दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि असलियत में जमीन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी चीन के नियंत्रण में है। मतलब एक तरफ पर्दे पर जीत का जश्न और दूसरी तरफ आरोप कि असल में जमीन हाथ से गई है। ये तो दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। और फिल्म की ये वीरता और जमीन की एक कथित हकीकत, इन दोनों के बीच का जो विरोधाभास है वही घरेलू आलोचना का केंद्र बना हुआ है। आलोचकों का तर्क है कि यह फिल्म लोगों का ध्यान असल मुद्दे से हटाकर एक भावनात्मक और राष्ट्रवादी कहानी में उलझाने की कोशिश है। तो ये सिर्फ एक फिल्म का मामला नहीं लग रहा, लेकिन इसे एक बड़े पैटर्न का हिस्सा बता रहा है ना, कि ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि बॉलीवुड में एक नया चलन शुरू हो गया है। हाँ, और यहीं पर लेख का विश्लेषण और भी गहरा हो जाता है। लेख में ये गंभीर आरोप लगाया गया है कि हाल के वर्षों में बॉलीवुड के कई बड़े फिल्म निर्माता सरकारी कार्रवाइयों से बचने के लिए, जैसे टैक्स छापे या दूसरी जांचों से बचने के लिए, मोदी शासन के चटुकार यानी टोडीज ऑफ द मोदी रिजीम के रूप में काम कर रहे हैं। ये एक बहुत ही कड़ा आरोप है जो दिखाता है कि आलोचक इसे सत्ता और सिनेमा के बीच एक हाँ, मुझे लेख की वो लाइन याद आ रही है जिसमें वाकई मेरा ध्यान खींचा। वो कहते हैं कि ये फिल्में एक व्यक्ति के दर्शकों यानी वन मैन ऑडियंस के लिए बन रही हैं, और वो एक व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये सुनने में बहुत नाटकीय लगता है, पर इसका गहरा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन फिल्मों का जो पहला उद्देश्य है वो आम जनता का मनोरंजन करना नहीं, बल्कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को खुश करना है। और लेख के अनुसार इसके पीछे दोहरे उद्देश्य काम कर रहे हैं। पहला उद्देश्य है राजनीतिक। उसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। देखिए, राजनीतिक उद्देश्य ये है कि इन फिल्मों का इस्तेमाल सरकार की नीतिगत विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए किया जाता है, जैसे बेरोजगारी, महंगाई या इस मामले में सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दे। जब जनता के सामने राष्ट्रवाद और वीरता की एक भावनात्मक कहानी परोसी जाती है, तो वो मुश्किल सवाल पूछना बंद कर देती है। ये बीजेपी के राष्ट्रवादी एजेंडे को भी सीधे सीधे बढ़ावा देता है। और दूसरा उद्देश्य, जो शायद उतना ही महत्वपूर्ण है, वो आर्थिक होगा। बिल्कुल, दूसरा उद्देश्य पूरी तरह से आर्थिक है। लेख ये दावा करता है कि राष्ट्रवादी और देशभक्ति वाले विषयों पर फिल्में बनाना बॉक्स ऑफिस पर आसानी से पैसा कमाने का एक आजमाया हुआ फॉर्मूला बन गया है। देशभक्ति एक ऐसी भावना है जो आसानी से बिकती है। बहुसंख्यक आबादी के बीच ऐसे विषय बहुत लोकप्रिय होते हैं। तो ये एक तरह का सिम्बायोटिक रिश्ता है। फिल्म मेकर को पैसा और एक तरह की राजनीतिक सुरक्षा मिलती है, और सत्ता को एक नैरेटिव मिलता है जो उनके एजेंडे को सूट करता है। लेख तो यही इशारा कर रहा है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से सारांशित किया है, लेकिन लेख एक कदम और आगे जाता है। ये सिर्फ राष्ट्रवादी एजेंडे की बात नहीं करता, बल्कि ये भी आरोप लगाता है कि ऐसी फिल्में अक्सर क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों और देश के अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ नफरत और संदेह का माहौल भी बनाती हैं। क्या लेख में बैटल ऑफ गलवान के अलावा किसी और फिल्म का भी उदाहरण दिया गया है जो इस ट्रेंड में फिट बैठती हो? हाँ, दिया गया है। लेख में धुरंधर नाम की एक और हालिया फिल्म का उदाहरण दिया गया है, जिसे इसी पैटर्न का एक और उदाहरण बताया गया है। इसका जिक्र करके लेख ये स्पष्ट करता है कि आलोचक बैटल ऑफ गलवान को एक अकेली फिल्म के रूप में नहीं देख रहे हैं। वे इसे एक सोची समझी रणनीति के तहत बन रही फिल्मों की एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ आ पहुंची? एक फिल्म के ट्रेलर से भू राजनीतिक तनाव, घरेलू राजनीतिक घमासान और बॉलीवुड के अंदर के सत्ता समीकरण तक, हमने चीन की नाराजगी को देखा जो इसे अपने इतिहास पर हमला मान रहा है। हमने भारत सरकार के कलात्मक स्वतंत्रता वाले बचाव को समझा, और सबसे महत्वपूर्ण, हमने देश के भीतर की उस तीखी आलोचना को गहराई से देखा जो इसे प्रोपेगेंडा बता रही है। हाँ, और जो सबसे बड़ी बात इस पूरी चर्चा से उभर कर आती है वो ये है
कि कैसे एक वास्तविक दुखद घटना जिसमें सैनिकों ने अपनी जान गंवाई वो एक राजनीतिक और व्यावसायिक टूल बन जाती है। यहाँ मुख्य संघर्ष सिर्फ भारत और चीन के बीच नहीं है, बल्कि कला की अभिव्यक्ति और कला के प्रचार के रूप में इस्तेमाल होने के बीच है। एक पक्ष के लिए यह राष्ट्र का सम्मान है, तो दूसरे के लिए ये राजनीतिक फायदे के लिए शहीदों के बलिदान का इस्तेमाल है। ये चर्चा वाकई एक बहुत ही विचारणीय और कुछ हद तक असहज करने वाले प्रश्न पे आगे खत्म होती है। बिल्कुल। लेख में ये बात साफ तौर पर लिखी है कि राष्ट्रवादी फिल्मों से आसानी से पैसा बनाने की उम्मीद की जाती है। और ये हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि जब राष्ट्रीय वीरता की कहानी, जिसमें सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान शामिल है, वो एक व्यावसायिक उत्पाद, एक प्रोडक्ट बन जाती है, तो क्या ये अनजाने में उस बलिदान के सम्मान को कम करने का जोखिम नहीं उठाती, जिसे वो कथित तौर पर सम्मानित करना चाहती हैं? क्या देशभक्ति और व्यावसायिक शोषण के बीच की वो महीन रेखा पूरी तरह से धुंधली नहीं हो जाती?